हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग वंस अगेन। मैं प्रिया मेहता और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्यक्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। जी हाँ, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी से हुई है और स्टोरीज में तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता है ना। तो चलिए, ये स्टोरी है रेणुका की, जो कि बहुत ही प्यारी से एक बच्ची है और उसके चाचा जी जिनका नाम है श्रीकांत, वो एक वन्य जीव फोटोग्राफर हैं, यानी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना उनको बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत सारी यात्राएं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत जगह वो घूमते हैं और साथ साथ जहाँ वो घूमते हैं वहाँ की वो फोटोग्राफी अपने पास रखते हैं। तो इसी तरह जब एक दिन रेणुका उनकी फ़ोटोज़ को देख रही थी तो उसने देखा कि अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग ड्रेसेस में और अलग अलग वेशभूषा उनकी थी। तो चाचा जी उसको बताते हैं कि जो लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, कोई बर्फीले प्रदेशों से है तो कोई रेगिस्तान से, कोई गर्म और वर्षावनों से है तो कोई शुष्क इलाकों से। और इसी तरह जैसे वो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं तो उनकी वेशभूषा और खान पान भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। लेकिन वो साथ में ये भी बताते हैं कि इन सब के बावजूद सभी लोगों की, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, उन सभी की ज़रूरतें लगभग एक जैसी होती हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ यानी कि जीवन में जो आवश्यक ज़रूरतें होती हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, वो सभी का एक जैसा रहता है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम आज क्या सब सीखने वाले हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे अमेज़न बेसिन में जीवन। अब अमेज़न बेसिन को पढ़ने के लिए आपको मैं याद दिला दूं कि 0 डिग्री, जब हम मैप देखते हैं तो मैप में आप 0 डिग्री देख सकते हैं। 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, यानी कि 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच का जो एरिया है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। यानी 0 डिग्री पर इक्वेटर है और 0 डिग्री से 10 डिग्रीज नॉर्थ और 10 डिग्रीज साउथ में इक्वेटोरियल रीजन जिसे हम कहते हैं, यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है यानी इक्वेटर होता है, और इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर यानी उत्तर, 10 डिग्री नीचे यानी दक्षिण, उसके बीच का जो एरिया है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। चलिए, अब ये प्रदेश तो आपको क्लियर हो गया कि 10 डिग्री ऊपर और नीचे यानी उत्तर और दक्षिण के बीच में जो एरिया है उसे भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। और इसी प्रदेश के बीच में है हमारा अमेज़न बेसिन। जी हाँ, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यही है हमारा अमेज़न बेसिन। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि जिस स्थान से नदी निकलती है, यानी जहाँ से भी, सबसे पहले तो आपको बेसिन का मतलब पता होना चाहिए। बेसिन वो क्षेत्र होता है जहाँ पर नदी अपना पानी फ्लो करती है और नदी के साथ साथ उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो, उनका पानी भी जहाँ जहाँ भी बहता है उस एरिया को हम नदी का बेसिन कहते हैं। यानी उस नदी का क्षेत्र जहाँ जहाँ भी वो रिवर टच करती है उसे हम रिवर बेसिन यानी नदी का बेसिन कहते हैं। अब देखिए, जिस स्थान पर नदी किसी भी जल राशि से मिलती है यानी जॉइन होती है किसी और रिवर से, उसे हम कहते हैं नदी का मुहाना। ये आपको बड़ा इम्पॉर्टेंट है याद करना। मुहाना किसे कहते हैं? मुहाना कहते हैं जहाँ पर जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। आप चाहें तो बुक में इसे अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब अमेज़न नदी जो है उसकी बहुत सारी छोटी और बड़ी सहायक नदियाँ होती हैं। सहायक नदियाँ तो आप समझते हैं, उससे छोटी छोटी जो नदियाँ निकलती हैं उसे हम सहायक नदियाँ कहते हैं। अब ये जो नदी है, यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों से, यानी अमेज़न की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरीज़, जो अमेज़न नदी से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं उसे हम उसकी ट्रिब्यूटरीज़ या सहायक नदियाँ कहेंगे। अब ये कौन कौन से क्षेत्रों को टच करती हुई जाती है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये टच करती है ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे छोटे भागों को टच करती हुई ये बहती है। तो ये
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगी सेम चीज़ को, ध्यान से सुनिएगा। 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच का जो एरिया है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। और इसी प्रदेश यानी 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच का जो एरिया है, यहीं पर है हमारा अमेज़न बेसिन। और अमेज़न बेसिन से यानी अमेज़न नदी से बहुत सारी सहायक नदियाँ यानी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। और ये ट्रिब्यूटरीज किन क्षेत्रों को टच करती है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनिए। ये टच करती है ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे छोटे भागों को टच करती हुई आगे बहती है। तो ये तो था हमारा अमेज़न बेसिन का जीवन। यानी अभी तो हमने सिर्फ देखा कि अमेज़न बेसिन किस तरह से, किस क्षेत्र को हम अमेज़न बेसिन कहते हैं। अब इसकी जलवायु कैसी होती है, यानी हाउ इज़ द क्लाइमेट इन दिस एरिया, वो हम पढ़ने वाले हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अमेज़न बेसिन कहाँ पर स्थित है, ये तो आप समझ ही चुके हैं। 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में, यानी भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है वहाँ तक ये अमेज़न बेसिन फैला हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इस कारण ये क्षेत्र जो है पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु यहाँ पर रहती है। यानी दीज एरियाज आर वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर दिन और रात दोनों ही लगभग समान रूप से यहाँ पर गर्मी रहती है और आर्द्र होते हैं ये। और यहाँ पर रहने वाले लोगों को शरीर में हर समय चिपचिपाहट महसूस होती है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी रहती है। और पूरे वर्ष ही यानी पूरे साल ही यहाँ पर लगभग वर्षा होती ही रहती है, और वो भी बिना किसी चेतावनी की। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले मौसम ख़राब होगा तभी वर्षा होगी। वर्षा यहाँ पर कभी भी किसी भी मौसम में हो जाती है। यहाँ का तापमान बहुत हाई होता है, ये तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। और रात के समय तापमान यहाँ पर कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। तो ये थी यहाँ की जलवायु यानी कि क्लाइमेट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि वर्षावन। अब जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर पूरे साल बहुत वर्षा होती है, और वर्षा होने के कारण यहाँ की जो भूमि है यहाँ पर बहुत सघन वन पाए जाते हैं, यानी घने जंगल पाए जाते हैं। और घने जंगल होने के बावजूद यहाँ पर पत्तियाँ और शाखाएं जो हैं वो इतनी क्लोज होती हैं, इतनी घनी हैं कि वो आपस में जुड़ी होती हैं। और सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य की किरणें जो हैं वो धरती तक भी नहीं पहुँच पाती, वो सिर्फ पेड़ों में ही ऊपर ऊपर पड़ती है और नीचे पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि वनों का जो घनत्व है यानी घने इतने ज़्यादा हैं वन कि सूर्य का प्रकाश नीचे धरती तक पहुँच ही नहीं पाता है। अब यहाँ पर इस कारण से सिर्फ वही वन पनप पाते हैं, वही पेड़ पौधे उग पाते हैं जो कि अपने आप को छाया में भी बढ़ने की क्षमता रखते हों, यानी जो छाया में भी पूरी तरह से बढ़ सकते हों, वही वन यहाँ पर पाए जाते हैं। अब अगर हम पौधों की बात करें तो यहाँ पे ऑर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। अब अगर हम प्राणी जात की बात करें, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ में जो भी एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, अगर उनकी बात करें हम, तो यहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि यहाँ पर घने वन है तो नेचुरली है कि वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी होगी। अब अगर हम पक्षियों की बात करें तो यहाँ पर टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी और भोजन के लिए जो बड़ी बड़ी चोंच वाले पक्षी होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि नॉर्मली भारत में कम पाए जाते हैं। भारत में उस तरह की वैरायटी कम पाई जाती है। और प्राणियों की बात करें, यानी अगर एनिमल्स की बात करें, तो यहाँ पर बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर यहीं पर पाए जाते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर सांपों की बहुत सारी वैरायटी है, और मगरमच्छ, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ जैसी भी प्रजातियाँ यहीं पर पाई जाती हैं। हज़ारों कीड़े मकोड़ों की भी यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर मछलियों की भी बहुत अलग अलग तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं अमेज़न नदी में। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अमेज़न नदी जो है वो वन्य जीवों के लिए एक बहुत बड़ा समृद्ध क्षेत्र है, यानी बहुत वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वन अच्छे हैं। प्रकृति यहाँ पर पूरे रूप से जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, फिश हैं, वो सभी यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। अभी तक का जितना हमने चैप्टर पढ़ा है मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आया होगा। और अगर थोड़ी सी भी कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं, चाहें तो वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं।
इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।